अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द वॉइस रिटन बाय सर वीएस प्रीचर्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सर वीएस प्रीचर्ड का पूरा नाम सर विक्टर सोर्डन प्रीचर्ड था। 1900 में ये इंग्लैंड में पैदा हुए और 1997 में इनकी डेथ हो गई। ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसिस्ट, क्रिटिक, ट्रेवलॉगर एंड बायोग्राफर थे। ठीक है, अगर हम इनके अवार्ड्स के बारे में बात करें तो इन्हें 1974 में द पेन अवार्ड दिया जा चुका है और द पेन गोल्डन अवार्ड 1993 में इन्हें दिया जा चुका है। ठीक है, अगर हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करें तो मर्चिंग स्पेन, टू एट होम एंड अब्रॉड, 2 वॉल्यूम्स ऑफ मेमोइर्स, अ कैब एट द डोर एंड मिडनाइट ऑयल, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो इनका जो स्टाइल है वो सरियल स्टाइल है। ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स वो यूज़ करते हैं, कॉमन सेटिंग हमें देखने को मिलती है इनके राइटिंग स्टाइल में। यानी इनके वर्क्स में जो सेटिंग होती है वो कॉमन सेटिंग होती है, बेसिकली होली सेटिंग दिखाई हुई है जिसके अंदर वो रियलिटी ऑफ लाइफ को हाईलाइट करते हैं। हमें इम्पैक्ट यानी बैकग्राउंड में रियलिटीज़ ऑफ द वार हमें देखने को मिलती है इनके वर्क्स में। क्रोनोलॉजिकल स्टाइल होता था, रिलीजन के परस्पेक्टिव से भी वो लिखते हैं और डिस्ट्रक्शंस ऑफ वॉर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अपने वर्क्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम इनके थीम्स के बारे में बात करें तो थीम्स में वो लव, मैरिज, ह्यूमन सफरिंग, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और इसके अलावा इग्नोरेंस, डिसमे, साइकोलॉजिकल मेकअप और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आफ्टर द सफरिंग। तो इसके ये सारे पॉइंट्स हमें इनकी राइटिंग स्टाइल में देखने को मिलते हैं। सर विक्टर सोर्डन प्रीचर्ड का इतना इंट्रोडक्शन हमारे जो एग्जाम है उनके लिए काफ़ी है। जो हमारा मेन कंसर्न बेसिकली होता है शॉर्ट स्टोरी पे होते हैं, तो हम शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द वॉइस, ठीक है, द वॉइस को बेसिकली 1945 में लिखा गया है। अगर आप इसकी पब्लिकेशन डेट देखो तो 1945 का टाइम स्पैन कौन सा था? 1945 का टाइम स्पैन हमारे पास द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार देखने को मिलती है। तो जी हाँ, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के ही बैकग्राउंड में लिखी गई है, जिसके अंदर जो बेसिकली मेन कंसर्न है यानी जो वॉर का पर्सपेक्टिव है ना, जो वॉर का बैकग्राउंड है उसको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया गया, यानी उस पर इतना फोकस नहीं किया गया। ठीक है, एंड यहाँ हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारा राइटर है उसको उसने बैकग्राउंड रखा है सेकेंड वर्ल्ड वार का। और इसकी जो शॉर्ट स्टोरी जहाँ सेट यानी बेसिकली एक चर्च में सेट की गई है और चर्च की कंडीशन भी ऐसी है कि एक बॉम्ब चर्च पे गिरा है इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो जिसकी वजह से चर्च की जो बिल्डिंग है वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। और अब क्या है कि अब वहाँ पे जो चर्च का प्रीवियस प्रीस्ट था ना, मिस्टर मॉर्गन, ठीक है, तो वो उसके नीचे आ गया है। उस सारी डिस्ट्रक्शन या उसके जो सारे ही डिस्ट्रॉय वहाँ पे चीज़ें होती हैं उनके डबरीज वगैरह के नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब वो नीचे आ जाता है उसके अंदर यानी वो डिस्ट्रक्शन वो सारे ही हम कह सकते हैं वो जो सारी तबाहशुदा बिल्डिंग्स होती हैं उनका वो जो मटेरियल उनके अंडर नीचे आ जाता है। तो क्या करता है वो एक हिम करता है। ठीक है, जो हाइम होती है बेसिकली ये हम कह सकते हैं ग्रीक लैंग्वेज में इसका हमें कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है। अब ग्रीक लैंग्वेज में क्या था कि जो कोरस था ना वो बेसिकली इन्हें गाता था। एनी हाउ हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर मॉर्गन वो हाइम गाता है और अपनी वॉइस से पहले हाइम है वॉइस से गा रहा है। तो इसकी जो हाइम है बेसिकली ये वॉइस इसकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि जो मिस्टर फ्रैंक लिविस है वो इसकी तरफ जाते हैं और इन्हें इसकी मदद करते हैं। और अगर हम देखते हैं मिस्टर जो फ्रैंक लिविस वो भी यहाँ पे प्रीस्ट रह चुके हैं। यहाँ पे जो मिस्टर मॉर्गन है बेसिकली वो एक फॉर्मर प्रीस्ट है और जो मिस्टर फ्रैंक लिविस है वो अभी करंट यानी प्रेजेंट में जो प्रीस्ट है। मिस्टर जो फ्रैंक लिविस है वो एक ओल्ड पर्सन दिखाए हुए यानी एक ओल्ड प्रीस्ट दिखाए हुए हैं जो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स में। ठीक है, और उनका स्टैंडर्ड कभी भी उस बात की इजाज़त उन्हें नहीं देता कि वो माफ़ कर सके। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि ये जो मॉर्गन है ना बेसिकली चर्च में बैठ के ड्रिंक करता है जो मिस्टर फ्रैंक लिविस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो एक रिलीजियस प्लेस में बैठ के इस तरह ड्रिंक करना तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड यहाँ हम देखते हैं कि जो वॉइस से जब अब हाइम पढ़ता है या हाइम गाता है तो जब मिस्टर फ्रैंक लिविस इसकी वॉइस को सुनता है तो उसे एक तो अट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे जब इसकी वॉइस सुनता है ना तो वो ये कहता है कि उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अरोज होती है मिस्टर फ्रैंक लिविस के अंदर कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको एज अ ह्यूमन बींग इससे मैं ना बचाऊँ, तो वो उसे बचाने के लिए जाता है। ठीक है, और इसी तरह उसकी जो वॉइस है बेसिकली उसके लिए हेल्पफुल साबित होती है, उसके लिए होप होती है कि उसे इन डेब्रीज के अंदर सारी डिस्ट्रक्शन से बाहर निकाला जाएगा क्योंकि वो सारे ही जो डिस्ट्रॉय मटीरियल था उसके अंडर था। फिर वो अपनी हाइम गाता है फिर जिसकी वजह से उसकी होप है और होप ही बेसिकली उसकी एस्केप का सबब बनती है फ्रॉम दैट डिस्ट्रक्शन। क्योंकि जब वो हाइम गाता रहता है तो जो मिस्टर फ्रैंक लिविस है वो उसी हाइम के थ्रू उसकी वॉइस को पहचानता है कि किस डायरेक्शन से आ रही है और फिर वो सारे ही उसे बचा लेते हैं। ठीक है, नो डाउट कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो मिस्टर फ्रैंक लिविस वो ओल्ड पर्सन है और वो खुद जब जाता है नीचे तो वो खुद भी फंस जाता है। फिर ये दोनों ही हाइम गाते हैं और
फिर दोनों ही हम कहते हैं और मिस्टर फ्रैंकलिन भी खुद भी फँस जाता है। एनी हाउ हम देखते हैं फिर बाद में जब जो सारे यानी वहाँ पे जो लोग जमा थे, वहाँ जो पुलिस थी तो वो उन्हें फाइंड आउट कर लेती है। तो ये तो था हमारे पास टाइटल सिग्निफिकेंस भी क्लियर हो गया, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी क्लियर हो गया। इसके अंदर हमें सैटारिकल टोन देखने को मिलती है कि जो हमारा राइटर है ना, वो थ्रू द रिलीजियस डिसओबीडिएंट के थ्रू हमें सटायर करता देखने को मिलता है कि चर्च के अंदर बैठ के ड्रिंक करना। और इसी तरह जो मॉर्गन था, मॉर्गन एक प्रीस्ट था जिसे रिमूव कर दिया गया था इसकी पोस्ट से, ठीक है। ये एक स्ट्रिक्ट तो इतना नहीं था, लेकिन ये ड्रंकर भी था, बैड हैबिट्स बैड वॉइसेस के अंदर इस ये इंडल्ज था, ठीक है। इसकी बैड रेपुटेशन दिखाई हुई है, ये वाइन एडिक्टर भी था और करप्ट प्रीस्ट था, करप्ट देखने को मिलता है फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये था कि इसकी जो वॉइस थी वो अच्छी थी, जो इसके लिए यानी मैंने आपको बताया जिसकी वजह से ये बच जाता है। कैरेक्टर भी सिर्फ 2 ही मेन कैरेक्टर हैं, बाकी नहीं है, यानी शॉर्ट स्टोरी है तो छोटी सी होगी। सिंबलिज्म हमें देखने को मिलता है, तो जो वॉइस है हमारे पास यहाँ एक सिंबल दिखाया हुआ है, ठीक है। जो वॉइस एक सिंबल ऑफ एस्केप भी हम कह सकते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फैसिनेशन भी हमें वॉइस के थ्रू देखने को मिलती है, होप भी है, ठीक है। अगर हम इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो ह्यूमन नेचर को हाईलाइट किया गया है कि इंसान की नेचर किस तरह है कि इंसान कभी भी अपनी नेचर से बाज नहीं आ सकता। इस तरह हमने मतलब मॉर्गन को सजा के तौर पे बाहर निकाला गया था, लेकिन फिर भी चर्च में बैठ के वो ड्रिंक कर रहा है और वो मिस्टर फ्रैंक लीविस कहता है कि ये अब यहाँ पे किस तरह ये डेविल इस तरह कह के उसे पुकारता है, इवल किस तरह यहाँ पे है। मैंने तो रात के 8 बजे जो गेट है, गेट ऑफ द चर्च बंद कर दिया था। तो ह्यूमन कंडीशन को हाईलाइट किया गया। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जजमेंट। जो मिस्टर फ्रैंक लिविस है वो उससे जज कर रहा है उसकी बैड हैबिट्स की बिना पे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, वो हाइम बहुत अच्छा गा लेता है, जिसकी वजह से वो ट्रैक हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि स्टार्ट जो शॉर्ट स्टोरी का होता है वो इस तरह होता है। वो ये कहते हैं कि ना सारे ही लोग जमा हैं और फिर वो एक आवाज़ आती है और सारे ही बिल्कुल खामोश होके, बिल्कुल साइलेंस होके वो आवाज़ सुनते हैं और फिर वो कहते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। यानी सीन जो शॉर्ट स्टोरी का है वो पहले हो चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। जो मॉर्गन है वो उस सारे डबरीज के अंदर है, ठीक है, सारे मटेरियल के अंदर है और वो आवाज़ देता है, ठीक है। सारे ही ढूंढ रहे हैं, वो मटेरियल के अंदर वो सारे ढूंढ रहे हैं कि जो चर्च की बिल्डिंग के नीचे यानी उसकी डिस्ट्रक्टिव बिल्डिंग के नीचे कौन है। तो जब वो आवाज़ देता है तो सारे खामोश होकर वो सुन लेते हैं। तो यहाँ से इस शॉर्ट स्टोरी का आगाज़ होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट में ही डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉर को हाईलाइट किया गया कि वॉर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कि चर्च जैसे जो इनकी रिलीजियस प्लेस थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। रिलीजन का थीम हमें देखने को मिलता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, यानी रिलीजन, मोरालिटी, यानी चर्च के अंदर सेटिंग रखी गई है। तो क्लासिकल स्टाइल के तौर में हम इसे ले सकते हैं। यहाँ पे करप्शन हाईलाइट की गई है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मॉर्गन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है। ऑप्टिमिज्म होप ही होती है जो मिस्टर मॉर्गन की होती है टुवर्ड्स मिस्टर फ्रैंक लिविस, ठीक है। और इसके अलावा टुवर्ड्स द अदर पीपल ऑफ द स्टोरी, यानी अदर कैरेक्टर जो देखते हैं, यानी पुलिस और जो बाकी 2 लोग सारे जमा होते हैं, तो उसे एक होप होती है कि मुझे बचा लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेरर एंड फियर देखने को मिलता है। टेरर ऑफ द वार हमें यहाँ पे जो राइटर हैं वो हाईलाइट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं वो डर जाते हैं जब वो नीचे जाते हैं, ठीक है। ये ज़ाहिर सी बात है, जब वो एक पूरे इतनी डिस्ट्रक्टिव मटेरियल के नीचे आ जाना तो एक खौफ ज़्यादा होने का ना ये साइन होता है। और इसी तरह जो मिस्टर लीविस वो जाता है नीचे और वो खुद भी डर रहा होता है, वो कहता है आई एम अफ्रेड, आई एम एन ओल्ड मैन लिविस, आई कैन नॉट स्टैंड इट। और फिर वो जो मिस्टर लिविस है वो ये भी वो जब यानी उन्हें आवाज़ लगा रहा होता है, हाइम गा रहा होता है, तो उसकी वॉइस भी हम कहते हैं ट्रेम्बलिंग वॉइस होती है उसकी। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं यहाँ फेनेटिसिज्म। अगर हम फेनेटिसिज्म की बात करें ना, तो जो हम देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर मिस्टर फ्रैंक लिविस। तो जो फ्रैंक लिविस है ना, वो पहले तो स्ट्रिक्ट होते हैं। वो ये कहते हैं कि इसके साथ जो हुआ ना वो अच्छा ही हुआ कि ये उसके नीचे आ गया, और इसने क्योंकि इसके जो काम थे वो ऐसे ही थे। चर्च में बैठ के कौन ड्रिंक करता है, इस तरह बुरी हैबिट्स को कौन अडॉप्ट करता है, कि वो एक प्रीस्ट था पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फनेटिक हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारा राइटर है थोड़ा सा जो राउंड कैरेक्टर का टच हमारे पास मिस्टर लीविस में देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि जब वो हाइम को सुनता है तो वो चेंज हो जाता है, वो अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है और वो उसकी मदद के लिए चला जाता है, ठीक है। अगर और यहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वो उसकी मदद के लिए चला जाता है तो हमारे पास जो राइटर हैं वो इस शॉर्ट स्टोरी का पर्पस भी हमारे पास सामने रखते हैं कि दैट फॉरगिव द पीपल डिस्पाइट द फैक्ट या कि उनके पास जितनी भी वॉइसेस हैं, यानी यहाँ पे हमें ये लेसन देखने को मिलता है, फॉरगेट, फॉरगिव एंड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर विद ऑल देयर वर्च्यू एंड वॉइसेस, यानी कि जिस तरह भी लोग हैं ना उन्हें माफ़ करें, ठीक है, भूल जाए, और जिस तरह वो है यानी उनके पास जितनी भी वर्च्यू या वॉइसेस हैं उन सब वॉइसेस और वर्च्यू के साथ लोगों को, इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दी है।
यहाँ पे कुछ कोटेशंस हैं जो बेसिकली इसी के ओरिजिनल टेक्स्ट से ली गई हैं। इस कोटेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली सारी वही कोटेशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इस कोटेशन के अंदर द मैन बरीड अंडर द डेब्रिस वाज सिंगिंग, यानी जो मैन है यहाँ पे रेफर करता है मिस्टर मॉर्गन को, यानी जो अंडर द डेब्रिस जो बरीड था उसकी आवाज़ आ रही थी, वो सिंग कर रहा था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे थीम ऑफ म्यूजिक थीम ऑफ वॉइस भी हमें देखने को मिलता है। इस तरह हमारे राइटर लिखते हैं, अ वॉइस अ ब्यूटीफुल वॉइस, अ ब्यूटीफुल प्राउड वॉइस, द वॉइस ऑफ अ मैन, अ वॉइस लाइक अ ट्री, द सोल ऑफ अ मैन, ठीक है। तो इसी तरह फिर हमारे पास जो हम मैंने आपको बताया कि उसकी जो पर्सनालिटी वो चेंज हो जाती है। तो मिस्टर फ्रैंक लुइस वो कहते हैं सिंग गॉड विल फॉरगिव यू एवरीथिंग ओनली सिंग, कि तुम गाते जाओ खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी कोटेशंस हमें देखने को मिलती हैं। एंड और जो लास्ट वर्ड है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ओपन एंडिंग पे है, तो लास्ट वर्ड अ रूडी वेस्टकॉयर, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है जो हमारे राइटर लास्ट वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट वर्ड के साथ ही हमारे पास ओपन एंडिंग हमें देखने को मिलती है। यानी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो का जो पॉइंट्स हैं आपको, यानी इस वीडियो की जो स्लाइड्स हैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर कोई पॉइंट ऐड करना हुआ तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दूंगी। मेक श्योर करें कि अगर आप जब इस वीडियो को देखें तो इसका वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसे ज़रूर चेक कर लिया करें। इवन कि मेरी हर वीडियो का चेक कर लिया करें, हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई पॉइंट्स ज़रूर समटाइम्स ऐड होता है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे भी फ़लस्तीन के पीपल को भी इस वक़्त सारी दुनिया को इस वक़्त पता है कि कौन फ़ेस कर रहा है क्रूएलिटीज़ और कौन लोगों पे ज़ुल्म और तशद्दुद और ज़ुल्म कर रहा है, ठीक है ना? तो आप सबको अपनी दुआ में याद रखिए, जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए। उनके हर जो गज़ा के लोगों की है, फ़लस्तीन के पीपल की जितनी डिस्ट्रक्टिव हालत है, कभी भी जब आप अपने घर-बार को छोड़ देते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको दोबारा से बिस्तर बनाना, ख़ास तौर पे जब आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, नियरेस्ट रिलेटिव्स होते हैं, वो दुनिया से चले जाएँ। तो उन्हें भी अपने ख़ास दुआ में याद रखिएगा, उनके सब्र के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। मुझे भी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।